वेलकम। इस बार हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सो लेट्स आउटलाइन दिस। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में हमें पढ़ना होगा थ्योरम 1.1 जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम के बारे में। द एडजेक्टिव रियल, ये जो शब्द है रियल या रियल जैसे बोलते हैं, ये सबसे पहले कौन लाए थे? ये सबसे पहले लाए थे रेनी डेस्कार्टिस 17th सेंचुरी में। और इन्होंने ही सबसे पहले डिस्टिंग्विश किया था, यानी अंतर बताया था इमेजिनरी रूट्स और रियल रूट्स के बारे में। अब रूट्स क्या होते हैं? जैसे कोई इक्वेशन होती है तो उसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हम जब रखते हैं तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, 0 0 आ जाता है दोनों तरफ। तो वो जो वैल्यू होती है वो उस इक्वेशन का रूट होती है। तो रेने डेस्कार्टिस ने सबसे पहले बताया कि दो तरह के रूट्स देखने को मिलते हैं, एक होता है रियल रूट और एक होता है इमेजिनरी रूट्स पोलिनोमियल्स के लिए। तो यहाँ से ये टर्म सबसे पहले आया रियल, फिर इन्हीं से निकलकर आया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे नंबर को इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से? रियल नंबर्स के अंदर आते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी p/q के फॉर्मेट में जो होते हैं वो, साथ ही साथ इंटीजर आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स और साथ ही साथ ट्रांसीडेंटल नंबर्स। ये सभी नंबर्स रियल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। कौन कौन से? रेशनल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शंस, इर्रेशनल नंबर्स और ट्रांसीडेंटल नंबर्स। ये सभी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। रियल नंबर्स का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? हमको जब डिस्टेंस मेज़र करना होता है तब हम रियल नंबर्स का यूज़ करते हैं, या फिर जब हमें क्वांटिटीज़ को मेज़र करना होता है, किसी चीज़ की मात्रा को नापना होता है, जैसे कि टाइम हो गया, मास है, एनर्जी है, वेलोसिटी है और कई तरह की और क्वांटिटीज़ को जब हम मेज़र करना चाहते हैं तब हम रियल नंबर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं कि 1 kg ऑफ शुगर या 1 किलोमीटर पर आवर या 1.5 किलोमीटर पर आवर या फिर 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये सब क्या हैं? ये सब रियल नंबर्स हैं। हम इनका यूज़ कर रहे हैं ताकि हम क्वांटिटीज़ को मेज़र कर पाएँ। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय यूजिंग सिंबल आर, यानी अगर हमें कहीं पर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम किस सिंबल्स की मदद से करेंगे? आर, कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कैन बी थॉट ऑफ एज पॉइंट्स ऑन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन कॉल्ड द नंबर लाइन या रियल लाइन। यानी कि हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक बहुत बड़ी लाइन है जो कि इनफाइनाइट है, ख़त्म ही नहीं हो रही। इसके एक यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3, और हर दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं 1/3 1/4 या 0.25 ऐसा करके। यानी इस लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स हैं, रेशनल हों, इर्रेशनल हों, इंटीजर हों, फ्रैक्शन हों, ट्रांसीडेंटल नंबर्स हों, वो सभी क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। यानी नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? रियल नंबर्स की कैटेगरी में। इसके बाद थ्योरम 1.1 यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हमें अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं a और b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। अगर हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं a एंड b तो वहाँ पर दो और यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि होंगे q और r जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। a = b × q + r, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इस इक्वेशन में क्या होगा? जो r की वैल्यू है, ये जो r है इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, उससे बड़ी होगी और कहाँ तक जाएगी? b से छोटी तक। यानी r की वैल्यू 0 से लेके b के छोटे तक यानी b से कम तक होगी। तो अगर हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं a और b तो वहाँ पर दो और यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे q और r जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। a = b × q + r, और यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी, उससे बड़ी होगी और कहाँ तक जाएगी? b से कम तक, यानी b से कम होगी। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो गौर से तो आपने जब डिवीज़न सीखा होगा तब आपको एक चीज़ याद आ रही होगी कि आप क्या करते थे, जैसे कि 6 है और यहाँ 2 है तो आप 3 टाइम्स डिवाइड कर देते थे, या फिर अगर आप 5 लें, जैसे 2 है 5 है, अब आपको डिवाइड करना है तो आप 2 2 4 कर देते थे, रिमाइंडर 1 बचता था। तो आप इस पूरे डिवीज़न को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे दिखाते थे? आप दिखाते थे नंबर 5 =
2 इंटू 2, क्योंकि 2 टाइम्स डिवाइड किया था और रिमाइंडर 1 बचा था। इस तरह से दिखाते थे आप डिवीज़न को इक्वेशन के फॉर्म में। तो वही तो ये इक्वेशन है। ये देखो, ये a जो है ये नंबर है, ये 5, ये जो b है ये आपका 2 हो गया जिससे आपने डिवाइड दिया था। फिर q जो है ये कोशिएंट है, यानी जितने टाइम्स आपने डिवाइड दिया था, और ये जो 1 है ये r है, यानी रिमाइंडर है। तो ये जो इक्वेशन है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ये कुछ नहीं है, जो आप डिवीज़न करते हो उसी का इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। यानी डिवीज़न को इक्वेशन के फॉर्म में जब आप दिखाओगे तो आप बोल दोगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि एक ट्रेडर था, यानी एक व्यापारी था। एक बार वो अपने गांव में जा रहा था, रास्ते में एक आदमी आता है और वो उससे टकरा जाता है। ये व्यापारी अपने साथ अंडे ले जा रहा था अपनी टोकरी में, तो जब ये आदमी उससे टकराया तो कुछ अंडे फूट गए। तो फिर ये जो व्यापारी है ये पंचायत के पास जाता है और कहता है कि मेरे जितने अंडे फूटे हैं उनकी मुझे भरपाई करके दो। तो जो पंचायत होती है वो इस आदमी से पूछती है कि तुम हमें ये तो बताओ कि तुम्हारे पास टोटल कितने अंडे थे और कितने अंडे फूट गए। तो ये आदमी रिप्लाई में एक पहेली देता है। ये कहता है कि इफ़ काउंटेड इन पेयर्स, यानी अगर आप 2-2 के ग्रुप में गिनोगे तो 1 विल रिमेन, यानी कि 1 बचेगा एंड में। और अगर आप 3-3 के ग्रुप में गिनोगे तो 2 बचेंगे एंड में, 2 विल रिमेन। अगर आप 4-4 के ग्रुप में गिनोगे तो 3 विल रिमेन इन द एंड, यानी कि आप 4-4 के ग्रुप में गिनोगे तो 3 बचेंगे। अगर आप 5-5 के ग्रुप में गिनोगे तो 4 बचेंगे एंड में। और अगर आप 6-6 के ग्रुप में गिनोगे तो 5 बचेंगे एंड में। और अगर आप 7-7 के ग्रुप में गिनोगे तो 1 भी नहीं बचेगा एंड में। और मेरी टोकरी में 150 से ज़्यादा अंडे आ नहीं सकते। तो इस आदमी ने इस तरह से पहेली दी पंचायत को। अब पंचायत जो है उसमें एक आदमी था समझदार जिसको मैथ्स आती थी, तो उसने क्या किया, उसने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ किया। कैसे किया उसने माना कि जो एग्स होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ़ एग्स होंगे वो उसने a मान लिया। और फिर उसने सोचा कि जो a की वैल्यू है ये मैक्सिमम या तो 150 हो सकती है या इससे कम होगी। फिर उसने जो आदमी ने पहेली दी थी उसकी कंडीशन के हिसाब से इक्वेशंस बनाई, यानी कि अगर 7-7 के पेयर में गिनोगे तो 1 भी नहीं बचेगा एंड में। तो उसने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा वाली जो इक्वेशन है वो यूज़ करी कि a यानी अंडे टोटल इक्वल टू 7p, यानी 7-7 के ग्रुप में हम गिन रहे हैं p टाइम्स, और एंड में कितना बच रहा है, 1 भी नहीं, 0। तो उसने ये इक्वेशन बना दी a इक्वल टू 7p + 0। फिर दूसरी इक्वेशन यानी a इक्वल टू टोटल अंडे। फिर अगर 6-6 के ग्रुप में गिनेंगे यानी 6 इंटू कितनी बार गिनेंगे 6-6 के ग्रुप में, q टाइम्स, और एंड में कितने बचेंगे, एंड में बचेंगे 5। तो उसने ये इक्वेशन बना दी। फिर उसने एक और इक्वेशन बनाई कि a टोटल अंडे अगर 5-5 के ग्रुप में गिनेंगे w टाइम्स तो एंड में 4 बचेंगे। तो उसने ये इक्वेशन बना दी a इक्वल टू 5w + 4। फिर उसने एक और इक्वेशन बनाई a यानी टोटल अंडे इज इक्वल टू 4-4 के ग्रुप में गिनेंगे तो 4 s टाइम्स गिनेंगे, प्लस एंड में कितने बचेंगे, 3। अगर 4-4 के ग्रुप में गिन रहे थे तो एंड में 3 बच रहे थे। फिर उसने एक और बनाई कि टोटल अंडे a इक्वल टू 3, यानी 3-3 के ग्रुप में गिन रहे हैं, कितने बार गिनेंगे, t टाइम्स गिनेंगे, प्लस एंड में कितने बचेंगे, 2। तो उसने ये इक्वेशन बना दी a इक्वल टू 3t + 2। फिर उसने आखिरी इक्वेशन बनाई कि a यानी टोटल अंडे अगर 2-2 के ग्रुप में गिनेंगे u बार तो एंड में 1 अंडा बचेगा। यही तो बोला था उस आदमी ने, है ना, पहेली में, कि अगर आप 7-7 के ग्रुप में गिनोगे तो एंड में 1 भी अंडा नहीं बचेगा। अगर आप 6-6 के ग्रुप में गिनोगे तो 5 अंडे बचेंगे। अगर 5-5 के ग्रुप में गिनोगे तो 4 अंडे बचेंगे। अगर 4-4 के ग्रुप में गिनोगे तो 3 अंडे बचेंगे। और 3-3 के ग्रुप में गिनोगे तो 2 अंडे बचेंगे एंड में। और अगर 2-2 के ग्रुप में गिनोगे तो 1 अंडा बचेगा एंड में। यही तो उस आदमी ने पहेली बताई थी पंचायत को। तो उस आदमी ने ऐसी इक्वेशंस बना दी। अब इन इक्वेशंस में हमें वैल्यू डाल के देखनी है। अब बाकी इक्वेशंस में वैल्यू डालने से अच्छा है कि ये जो 0 वाली है इसमें हम वैल्यूज डालें। तो जब आप p की वैल्यू जो रूट होगा इस इक्वेशन का वो डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि उतने ही अंडे इस आदमी की टोकरी में थे। इसके बाद थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ये है क्या, यू मे हैव ऑल्सो रियलाइज्ड, आपने रियलाइज़ किया होगा कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस जो होती है, यानी आप जो ऐसे करके डिवाइड करते हो उसी का इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। एंड दैट द इंटीजर्स q एंड r, ये जो q और r इक्वेशन में है ये कुछ नहीं है, ये कोशिएंट और रिमाइंडर ही है। वही तो हमने देखा अभी। अब एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम कुछ नहीं है, ये सीरीज़ ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है, यानी हर चीज़ को करने की एक प्रोसेस होती है। उसमें स्टेप 1 होता है, पहले हम ये वाली चीज़ करते हैं, इसके बाद ये वाली चीज़ करते हैं, इसके बाद ये वाली चीज़ करते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही होता है रियल लाइफ में। तो जब इस पूरी प्रोसेस को स्टेप्स में तोड़कर एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं
इस तरह से कि हर बार अगर उन स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो हमें वही सेम रिजल्ट मिले। तो इस पूरे स्टेप्स के सेट को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। यानी स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब इस तरह से हम किसी प्रोसेस को लिख देते हैं तो उसे हम कहते हैं एल्गोरिदम। अब यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम ये किस लिए यूज़ होती है? HCF पता करने के लिए। इसमें क्या है? स्टेप 1 है अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू C एंड D, सो वी फाइंड होल नंबर्स Q एंड R सच दैट C इज इक्वल टू D इंटू Q प्लस R। वही यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा वाली इक्वेशन है। यहाँ R की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, उसके बराबर होगी, और D से छोटी होगी। फिर स्टेप 2, अगर R जो है ये 0 आ जाता है तो उस स्टेप में जो D की वैल्यू होगी वो HCF होगी C और D का। और अगर R 0 नहीं है तो फिर से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाओ D और R पर। फिर स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0, और यही सेम प्रोसेस स्टेप 1 और स्टेप 2 तब तक करते जाओ जब तक रिमाइंडर जो है ये 0 ना आ जाए। द डिवीज़र एट दिस टाइम, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप में जो डिवीज़र होगा वही HCF हो जाएगा दिए गए दो नंबर्स C और D के बीच में। दिस एल्गोरिदम वर्क्स because HCF of C and D is equal to HCF of D and R, where the symbol HCF CD denotes the HCF of C and D। तो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से अभी समझते हैं। जैसे ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल 1, HCF पता करना है 4052 और 12576 का। तो सबसे पहले स्टेप में आपको ये देखना है कि दिए गए दो नंबर्स में से बड़ा कौन सा है। तो बड़ा है 12576 और छोटा है 4052। तो छोटा वाला ही तो डिवाइड कर पाएगा बड़े वाले को। तो अब हम डिवाइड करेंगे। तो 12576 लिखा, 4052 की हमने टेबल पढ़ी। कब तक? जब तक या तो 12576 ना आ जाए या इससे जस्ट छोटा नंबर ना आ जाए। तो हमें 3 टाइम्स में दिखा, तो हमने क्या लिखा 4052 इंटू 3, और जब ये जो रिज़ल्ट आएगा इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 420। अब ये जो 420 बचा ये अगले स्टेप के लिए क्या हो जाएगा? डिवीज़र। यानी ये 420 डिवाइड करेगा, किसको करेगा? यहाँ जो डिवीज़र था उसको, यहाँ का डिवीज़र यहाँ का नंबर बन जाएगा। 4052 लिखा अगले स्टेप में, फिर 420 की टेबल पड़ी। कब तक? जब तक 4052 या इससे जस्ट छोटा ना आ जाए। तो हमने देखा कि 420 इंटू 9 करेंगे और फिर उसको माइनस करेंगे 4052 से, तो रिमाइंडर बचेगा 272। अब ये जो 272 है ये अगले स्टेप का डिवीज़र बन जाएगा, और ये जो 420 है ये अगले स्टेप का नंबर बन जाएगा। फिर से हमने 272 का टेबल पढ़ा। कब तक? जब तक या तो 420 ना आ जाए या इससे जस्ट छोटा ना आ जाए। तो हमने 272 इंटू 1 किया और माइनस किया 420 से, तो रिमाइंडर बचा 148। फिर हमने फिर से वही किया। अब 148 बन जाएगा डिवीज़र और 272 नंबर। फिर से 148 का टेबल पढ़ो। कब तक? जब तक या तो 272 ना आ जाए या फिर इससे जस्ट छोटा नंबर ना आ जाए। तो 148 इंटू 1 और रिमाइंडर बचा 124। फिर से हमने किया, अब 124 डिवीज़र बन गया और 148 नंबर बन गया। अब हमने देखा कि 124 की टेबल 1 टाइम्स पढ़ो और माइनस करो 148 से, तो रिमाइंडर 24 बचा। अब ये 24 यहाँ डिवीज़र बन जाएगा और 124 नंबर बन जाएगा। फिर से हमने डिवीज़न किया, 24 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ा और उसको माइनस किया 124 में से, तो 4 रिमाइंडर बचा। अब ये जो 4 है ये डिवीज़र बन जाएगा और 24 नंबर बन जाएगा। फिर से हमने 4 का टेबल पढ़ा। कब तक? जब तक या तो 24 ना आ जाए या इससे जस्ट छोटा ना आ जाए। तो हमने देखा कि 4 की टेबल 6 टाइम्स पढ़ो तो 24 आ जाता है। तो पूरा का पूरा चला गया, माइनस किया तो 0 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि अब हमें यहाँ पे प्रोसेस रोक देनी है। ये वो स्टेप जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है वहाँ पर जो डिवीज़र होता है यानी कि 4 है जैसे यहाँ पर, तो ये 4 ही क्या हो जाएगा? HCF। किसके बीच में? 4052 और 12576 के बीच में। यानी इन दोनों का HCF क्या होगा? 4। यहाँ पर जो डिवीज़र है वो। तो इस तरह से ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को हम यूज़ कर सकते हैं HCF पता करने में। एग्जाम्पल 2 आपको दिया है बुक में। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। यानी कि प्रूव करिए कि हर पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 2q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और हर जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 2q + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी आपको प्रूव करके दिखाना है कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर वो 2q की तरह हम लिख सकते हैं और हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर हम 2q + 1 की तरह लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मान लिया हमने कि a कोई भी दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर है और b जो है ये 2 है। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम a इज़ इक्वल टू 2q + r, यानी जो जनरल इक्वेशन है हमने मान लिया कि a जो है ये कोई भी दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर होगा, ऑड हो या इवन हो हमें नहीं पता। फिर हमने मान लिया कि b की वैल्यू 2 है।
अब हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा वाली जो इक्वेशन है तो उसके अकॉर्डिंग ए जो नंबर है ये इक्वल टू होगा 2 इंटू क्यू टाइम्स प्लस रिमाइंडर, तो ये जनरल इक्वेशन हो गई। तो यही इसमें माना है एग्जांपल में। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, फॉर सम इंटीजर यानी क्यू की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो 0 या 0 से बड़ी होगी। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ हम क्यू की वैल्यू रखना चालू करेंगे। सबसे पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस तरह से वैल्यू रखते जाएंगे अलग अलग केसेस में। और आर की जो वैल्यू है ये हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में कि जो आर की वैल्यू है ये या तो 0 या 0 से बड़ी होती है और कहाँ तक जाती है, ये बी की वैल्यू से छोटी होती है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आर की जो वैल्यू है या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और बी की वैल्यू हमने 2 माना है तो बस 1 तक हम मानेंगे। तो आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, क्योंकि आर की वैल्यू 0 से लेकर बी से 1 कम तक होती है। तो यही आपके एग्जाम्पल में बोला गया है कि आर की जो वैल्यू है वो ये 0 होगी और आर इक्वल टू 1 होगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने इक्वेशंस में रखी। तो हमें क्या देखने को मिला कि a इक्वल टू 2q प्लस, अगर मैं r की जगह 0 रख देता हूँ तो इक्वेशन क्या बचेगी, a इज़ इक्वल टू 2q, जो कि हमें बोला गया था कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रूफ करो, हमने कर दिया। अब q की वैल्यू अगर आप यहाँ पर कुछ भी रखे हुए, जैसे 1 रखा तो 2 आएगा पॉजिटिव इवन इंटीजर, अगर 2 रखोगे तो 2 2 4 फिर से पॉजिटिव इवन इंटीजर, 3 रखोगे 2 3 6 फिर से पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो आप कुछ भी वैल्यू रखो हमेशा पॉजिटिव इवन इंटीजर आ रहा है। तो यानी कि आपने प्रूफ कर दिया ये पहली वाली चीज़। अब इसके बाद आपको ये जो दूसरी चीज़ प्रूफ करनी थी कि हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a इज़ इक्वल टू 2q, फिर हमने क्या किया, r की वैल्यू 1 रखी। अब यहाँ पर आप q की वैल्यू कुछ भी रखो, आपने 0 रखी तो 2 0 0 प्लस 1 तो 1 आ गया, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। फिर आपने q की वैल्यू 1 रखी, 2 1 2 प्लस 1 3 आ गया, फिर से पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आपने q की वैल्यू 2 रखी, 2 2 4 प्लस 1 5, फिर से पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यानी आप q की वैल्यू इस इक्वेशन में कुछ भी रखोगे हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा है। तो आपने ये जो सेकंड चीज़ प्रूफ करनी थी ये भी प्रूफ कर दी है। आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम 2q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 2q प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने दोनों चीज़ प्रूफ कर दी। इसके बाद एग्जांपल 3 जो है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा उसको हम 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे कि a जो है ये एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। हमने मान लिया कि a जो है ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। फिर हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इक्वेशन लगाई और यहाँ पे आप देखोगे गौर से तो आपको दिखेगा कि जो b की वैल्यू है ये 4 दी गई है। तो हमने मान लिया कि a जो है ये कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और b की वैल्यू 4 है। अब आप यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की इक्वेशन लगाओगे तो आपको क्या दिखेगा, a इज़ इक्वल टू 4q प्लस r, ये जनरल इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर r की जो वैल्यू है आपको पता है r की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी होती है और b की वैल्यू से एक छोटी होती है। तो b यहाँ पर 4 है तो यानी r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो हम एक एक करके सारी वैल्यूज़ रख के देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, a कैन बी 4q। अब यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 4q था, हमने r की वैल्यू सबसे पहले 0 रखी तो क्या बचेगी इक्वेशन ये। अब इसमें आप q की वैल्यू कुछ भी रखो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि पॉजिटिव इवन इंटीजर आ रहे हैं पर वो हमें प्रूफ नहीं करना। फिर हम क्या करेंगे, इसमें a इज़ इक्वल टू 4q प्लस r की वैल्यू हमने 1 रखी। तो 1 जब रखोगे और जब आप q की वैल्यू कुछ भी डालोगे इसमें तो आपको क्या दिखेगा, अगर 0 डाली q की वैल्यू तो 4 0 0 प्लस 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा है। आपने q की वैल्यू 2 डाली, 4 2 8 प्लस 1 9, फिर से पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा है। फिर आपने 3 डाली, 4 3 12 प्लस 1 13, फिर से पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा है। यानी कि हमने ये जो पहली चीज़ प्रूफ करनी थी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को हम 4q प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने कर दी। अब दूसरी चीज़ जो हमें प्रूफ करनी थी 4q प्लस 3 के फॉर्म में, तो a इज़ इक्वल टू 4q और r की जगह हमने रख दिया 3, क्योंकि रख सकते थे हम, क्योंकि r की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो हमने 1 रख दिया तो ये वाली चीज़ प्रूफ हो गई। 3 रख रहे हैं अब तो ये वाली चीज़ प्रूफ होगी। देखिए अभी अब हमने ये इक्वेशन बना दी r की जगह 3 रखकर। अब इसमें आप q की वैल्यू कुछ भी डालोगे, 0 डालोगे तो 4 0 0 प्लस 3 सो 3 आएगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर।
आप क्यू की जगह 1 रखोगे, 4 1 4 प्लस 3 7, तो फिर से पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आप क्यू की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा है। यानी कि आपने जो दूसरी चीज़ प्रूव करनी थी कि हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को 4q + 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी आपने प्रूव कर दी, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 4q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी प्रूव कर दी। तो ये था आपका एग्जाम्पल 3। इसके बाद एग्जाम्पल 4, यहाँ पर बोला गया है कि एक मिठाई बेचने वाला था, उसके पास 420 काजू की बर्फ़ी थी और 130 बादाम की बर्फ़ियाँ थीं। अब ये जो मिठाई बेचने वाला है ये चाहता है कि मिठाइयों का स्टैक बनाया जाए, यानी एक के ऊपर एक रखा जाए इस तरह से, सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। यानी इस तरह से रखा जाए कि हर जो लाइन बनाएंगे हम एक के ऊपर एक रख के, उसमें सेम नंबर ऑफ डब्बे आएँ और कम से कम जगह घेरें हमारी ट्रे में। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम HCF पता करेंगे, किसका? 420 और 130 का। तो जो रिज़ल्ट निकल कर आएगा वो नंबर होगा जिसमें अगर हम रखेंगे एक के ऊपर एक तो दोनों बर्फ़ियों के सेम जो हैं डिब्बे आएंगे एक के ऊपर एक, और ट्रे में सबसे कम जगह घेरेंगे। तो हम HCF पता करेंगे। तो HCF पता करने के लिए हमें पता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे। 400 सबसे पहले हमने देखा 420 और 130 में बड़ा कौन है? 420। तो 130 से हम डिवाइड देंगे 420 को। तो वही किया है, 420 लिखा, 130 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। माइनस के 420 में से रिमाइंडर आया 30। फिर अगले स्टेप में 130 जो है ये बन गया नंबर, और 30 जो है ये डिवीज़र बन गया। फिर से 30 का टेबल पढ़ा, 4 टाइम्स पढ़ा, और माइनस के 130 में से रिमाइंडर बचा 10। फिर अगले स्टेप में ये जो 10 है ये डिवीज़र बन गया, और 30 जो है ये नंबर बन गया। फिर से डिवाइड किया, तो अब इस स्टेप में आके हमारे पास 10 3 30 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। जिस स्टेप में 0 रिमाइंडर आ जाता है वहाँ पर जो डिवीज़र होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पर डिवीज़र 10, तो 10 क्या हो गया? HCF हो गया 420, और 130 का HCF हो गया 10। यानी कि अगर हम 10 डिब्बे लगाएंगे दोनों बर्फ़ियों के तो सेम नंबर आएंगे और ट्रे में सबसे कम जगह घेरेंगे। तो ये था आपका एग्जाम्पल 4। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 आती है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करके हम HCF पता कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि सबसे कम जगह दो चीज़ें कब घेरेंगी, हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा। तो अब इन्हीं चीज़ का यूज़ करके हमें एक्सरसाइज 1.1 पूरी करनी है। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें HCF पता करने हैं। क्वेश्चन 2 जो है ये है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को हम 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको प्रूफ करके दिखाओ। तीसरा क्वेश्चन है एक आर्मी का कंटीजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, यानी कि परेड हो रही है, एक आर्मी की टीम पीछे जिसमें 616 सैनिक हैं और एक टीम आगे है जिसमें 32 सोल्जर्स हैं। अब इनको परेड करनी है तो एक के पीछे एक लगना पड़ेगा। तो वो नंबर बताओ कॉलम्स का, यानी कि ऐसी लाइन्स का कि दोनों जो ग्रुप्स हैं सैनिकों के ये जब परेड में लगें तो एक ही लाइन में चल सकें। यानी कि ये जो नंबर है यहाँ पर जैसे मैंने 3 बनाया तो ऐसा हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो। तो वो नंबर बताओ सबसे कम कॉलम्स का जिसमें ये सैनिक अरेंज हो जाएं ताकि परेड में एक के पीछे एक लग सकें ये। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन 4 है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करके दिखाओ कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम 3m या 3m+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन 5 है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करके दिखाओ कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम 9m, 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने सब कुछ पढ़ रखा है, आप एक बार ट्राई करिए, 2 मिनट आप ट्राई करिए, अगर नहीं बनता है तो वीडियो को फिर से रिज्यूम करके देखिए, हम आगे इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि 135 और 225 का HCF पता करना है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा 225 है, 135 छोटा है। तो 135 से हमने डिवीज़न देना चालू किया, 135 इंटू 1 टाइम्स किया, उसको माइनस किया 225 से, तो रिमाइंडर बचा 90। अब अगले स्टेप में ये जो 90 है ये डिवीज़र बन जाएगा, 135 नंबर बन जाएगा। अब 90 की टेबल पड़ी तो 2 टाइम्स में ज़्यादा आ रहा था 135 से, तो 1 टाइम्स ही पड़ी, 90 इंटू 1, और फिर माइनस किया 135 में से, तो रिमाइंडर बचा 45। अब ये जो 45 है ये डिवीज़र बन जाएगा और ये जो 90 है ये नंबर बन जाएगा। अब 45 की टेबल पढ़ी हमने तो 2 टाइम्स में 90 आ जाता है, तो 90 में से 90 जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो रिमाइंडर 0 आ गया। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है वहाँ पर जो डिवीज़र होता है वो HCF होता है दिए गए 2 नंबर के बीच में। तो यहाँ पे डिवीज़र कौन है? 45। तो 45 जो है ये HCF है 135 और 225 के बीच में। अब सेकंड क्वेश्चन, 196 और 38220 के बीच का HCF बताओ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखा बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो 196 से हम डिवाइड देंगे। तो सबसे पहले 38220 लिखा हमने और 196 लिखा। अब 10 टाइम्स भी हमने टेबल पढ़ दी इसकी, तो भी 36260 आ रहा है रिमाइंडर।
अब ये तो हमने कर दिया, पर हमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की कंडीशन भी पता है कि आर की जो वैल्यू है ये 0 के बराबर हो सकती है या फिर कहाँ तक जाएगी, बी से एक छोटे तक। तो यहाँ तो बी 196 है और यहाँ तो रिमाइंडर इतना ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ये जो हमने किया है ये सही नहीं किया यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के हिसाब से। तो फिर से हमने ट्राई किया, हमने क्या किया 38220 लिखा, 196 की टेबल 198 टाइम्स पढ़ी और माइनस किया 38220 में से, तो रिमाइंडर बचा 588। लेकिन यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये जो रिमाइंडर बच रहा है ये b की वैल्यू से बड़ा है जबकि छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये हमने गलत कर दिया यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के हिसाब से। फिर हमने अगले बार क्या किया 38220 लिखा और 196 की टेबल 195 टाइम्स पढ़ी, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 38220, यानी 196 की टेबल अगर 195 टाइम्स पढ़ोगे तो यही नंबर आ जाएगा और जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है वहाँ पर जो डिवीज़र होता है वही HCF हो जाता है। तो यहाँ पर डिवीज़र 196, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 196 और 38220 के बीच का। इसके बाद अगला क्वेश्चन 867 और 255 के बीच का HCF बताओ। तो बड़ा कौन है 867, छोटा कौन है 255। तो 255 से हम डिवाइड देंगे 867 को सबसे पहले। तो 867 लिखा, 255 का टेबल पढ़ा, 3 टाइम्स पढ़ा और जो आया उसको 867 में से माइनस किया तो रिमाइंडर बचा 102। फिर इसके बाद ये 102 जो है ये डिवीज़र बन जाएगा और 225 जो है नंबर बन जाएगा। तो फिर से हमने क्या किया, फिर 102 का टेबल पढ़ा, 2 टाइम्स पढ़ा और जो आया उसको माइनस किया 225 में से, तो 51 बचा रिमाइंडर। अब ये जो रिमाइंडर है ये डिवीज़र बन जाएगा और 102 नंबर बन जाएगा। अब 51 का नंबर हमने पढ़ा, 51 का जो टेबल है वो हमने पढ़ा, 3 टाइम्स पढ़ा तो ज़्यादा हो गया 102 से, 2 टाइम्स पढ़ा तो 102 आ गया हमारे पास। तो यानी कि 102 आ गया है, तो 102 में से जब 102 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0 और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 बचता है वहाँ पर जो डिवीज़र होता है वही HCF हो जाता है, यानी कि 867 और 225 के बीच HCF कितना है 51। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें प्रूफ करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने मान लिया कि p कोई नंबर होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, जिसको क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिखाना है कि 6q+1 की तरह लिख सकते हैं, p को हम 6q+3 की तरह भी लिख सकते हैं और p को हम 6q+5 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने एक जनरल इक्वेशन बना दी। यहाँ ये जो 3 कंडीशन हमें दी हैं इनसे हमें देखने पर क्या पता चल रहा है कि जो b की वैल्यू है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में क्या होता है, a = bq+r। तो ये जो a है इसको हम p मान लेंगे, यानी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब यहाँ पर आप तीनों में देखो तो q के साथ आपको 6 दिख रहा है, यानी कि इन्होंने हमें हिंट दी है कि b की वैल्यू जो है ये 6 लेनी है। तो हमने मान लिया कि b की वैल्यू जो है वो 6 है और r ही रहने दिया। तो हमने एक जनरल इक्वेशन बना दी, p = 6q+r। अब हमें पता है r की वैल्यू जो है ये 0 के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है और कहाँ तक जाएगी, b की वैल्यू से एक कम तक। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 6, तो r की जो वैल्यूज़ हैं ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, यानी b की वैल्यू से एक कम तक। अब हम बारी बारी से ये सभी वैल्यू रख के देखते हैं। सबसे पहले हमने इस जनरल इक्वेशन में r की जगह 1 रखा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी p = 6q+1। फिर हम ये जो 6q है इसको तोड़ के लिख सकते हैं 2 × 3q+1। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 3q है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये x1 है, यानी कि इसको छुपाने के लिए एक तरह से हमने इसको x1 नाम दे दिया। तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन क्या निकल के आएगी अब, p = 2x+1। तो हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आई, p = 2x+1। अब आप देखो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है 2x+1, अब आप x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, यहाँ आपने 0 रखी तो 2 0 = 0 + 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा है। आपने x की जगह 1 रखा तो 2 1 = 2 + 1 3, फिर से पॉजिटिव ऑड इंटीजर आया। यानी आप अगर इस तरह की इक्वेशन में कोई भी वैल्यू रखो x की तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिलेगा। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी नंबर इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, फॉर्म में लिखा हुआ है 6q+1, तो वो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। तो पहली चीज़ आपने प्रूव कर दी। अब सेकंड केस हमने देखा r की जगह अगर हम 3 रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी p = 6q+3। फिर यहाँ पर भी हमने 6 को तोड़ दिया 2 × 3q में और 3 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा p = 3 (2q+1). अब हमें पता है
कि p और ये जो है पूरा 2q+1, हमें पता है कि जब कोई भी नंबर की इक्वेशन 2 इंटू समथिंग प्लस 1 के फॉर्म में होती है तो वो ऑड रिजल्ट दे रही है। यहाँ हमने प्रूफ किया था, यहाँ पर भी तो वही है 2 इंटू समथिंग प्लस 1, तो ये जो टर्म है ये भी ऑड नंबर देगी, और किसी भी ऑड नंबर में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक ऑड नंबर ही आएगा। तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि अगर आप किसी नंबर की इक्वेशन 6q+r के फॉर्म में लिखते हो तो वो हमेशा हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही देगी। तो हमने ये चीज़ भी प्रूफ कर दी। अब थर्ड जो चीज़ है, हमने r की जगह 5 रखा और फिर हमने क्या किया, इस 5 को हमने तोड़ दिया 4+1 के फॉर्म में, तो इक्वेशन हमारे पास आ गई p = 6q + 4+1। अब यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया 6q + 4 में से, तो 2 बाहर ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा 2 ब्रैकेट में 3q + 2 + 1। अब फिर से देखो, ये जो फर्स्ट वाला केस था यहाँ पर इक्वेशन किस फॉर्म में थी, 2 इंटू समथिंग प्लस 1, यहाँ पर भी तो सेम आ रहा है 2 इंटू समथिंग प्लस 1। तो जब हमें यहाँ पता था कि जब भी किसी नंबर की इक्वेशन 2 इंटू समथिंग प्लस 1 होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर देता है, तो यहाँ पर भी तो वही आ रहा है 2 इंटू समथिंग, ये जो ब्रैकेट के अंदर है पूरा, इसको हम x2 मान लें तो हम ऐसे नहीं बोल सकते इसको कि 2 इंटू समथिंग प्लस 1, तो यहाँ पर भी क्या रिजल्ट आएगा, हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हमने थर्ड चीज़ भी प्रूव कर दी। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, कि एक आर्मी की परेड हो रही थी, पीछे एक ग्रुप है जिसमें 616 सोल्जर्स हैं, आगे एक ग्रुप है जिसमें 32 सोल्जर्स हैं, लेकिन परेड में इनको इस तरह से कॉलम्स में लगना है कि दोनों सेना में बराबर बराबर दिखें, यानी परेड में चलें तो एक से दिखें। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे HCF पता, किसके बीच में, 616 और 32 के बीच में। बड़ा कौन है 616, छोटा कौन है 32, तो 32 से डिवाइड देंगे 616 को। तो 32 का टेबल हमने 19 टाइम्स पढ़ा और जो आया वो 616 से माइनस किया तो रिमाइंडर बचा 8। अब 8 जो है ये डिवीज़र बन जाएगा और 32 जो है ये नंबर बन जाएगा अगले स्टेप में। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ कर रहे हैं हम। अब हमने देखा कि 8 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ो तो 32 आ जाता है, 32 में से 32 जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है वहाँ पर जो डिवीज़र होता है वही HCF होता है दिए गए दो नंबर के बीच में। तो 616 और 32 के बीच का HCF कितना हो गया 8, यानी कि इन सोल्जर्स को, दोनों ग्रुप के सोल्जर्स को 8 कॉलम्स में लगना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, और पीछे वाले जो 616 सोल्जर्स हैं उनको भी 8 लाइन्स में लगना पड़ेगा, तब जाकर परेड में ये सब एक के पीछे एक लाइन में चल पाएंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 4, हमें यूज़ करना है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को और दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका स्क्वायर जो है उसे हम 3m या 3m+1 के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या माना कि एक पॉजिटिव नंबर है जो है x। अब हमने क्या किया, x को हमने मान लिया कि वो 3m के फॉर्म में है, फिर उसका स्क्वायर किया हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर दिखाना है तो हमने स्क्वायर किया x स्क्वायर, तो इस तरफ भी स्क्वायर होगा तो यहाँ हो जाएगा 9q²। फिर x स्क्वायर जो है, अब ये जो 9q² है इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते 3 इंटू 3q², यहाँ पर भी तो 9q² ही बनेगा, तो हमने इसको ऐसे तोड़ के लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है 3q², इसको हमने रिप्लेस कर दिया m से थोड़ी देर के लिए, तो हमें पैटर्न क्या दिख रहा है, x² = 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग। और आप क्वेश्चन में देखो तो इन्होंने यही तो बोला कि प्रूव करके दिखाओ कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही तो आ रहा है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है उसको हम 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो हमने ये पहली चीज़ प्रूफ कर दी। अब सेकंड चीज़, हमें 3m+1 के फॉर्म में प्रूफ करना था, तो हमने क्या किया, हमने x को मान लिया 3q+1, क्योंकि आप यहाँ पर देखो ये जो आपको कंडीशन दी हैं, यहाँ पर अगर आप यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की इक्वेशन देखो a = bq + r, तो यहाँ पर आपको दिखेगा b की जगह जो है ये 3 है ना, और r की जो वैल्यू है ये 0 से लेके b से 1 कम तक जाती है, तो r की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, है ना। तो वही हम बारी बारी रख रहे हैं। पहले केस में हमने क्या रख दिया कि जो नंबर है x वो = 3q + r की वैल्यू 0 रख दी, तो 3q, और ये चीज़ प्रूफ कर दी। अब सेकंड केस में हमने क्या किया, हमने नंबर = 3q + r की जगह 1 रख दिया। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी की, फिर x² = और फिर यहाँ पर 3q+1 का स्क्वायर किया, तो हमारे पास आ गया x² = 9q² + 1 + 6q। फिर ये जो है पूरा 9q², 6q, इसमें से हमने 3 को कॉमन बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया x² = 3 इंटू ब्रैकेट में 3q² + 2q और ब्रैकेट बंद +1। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको हमने रिप्लेस कर दिया m2 से, तो हमारे पास पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है, हमें x² = 3 इंटू समथिंग +1,
तो वही तो हमें प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम 3 इंटू समथिंग प्लस 1 के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो वो हमने यहाँ दिखा दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये चीज़ भी प्रूफ हो गई। अब हमने क्या किया, हमने जनरल इक्वेशन में नंबर इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह 2 रख दिया। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की। स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। फिर हमने क्या किया, 9q स्क्वायर 12, इनमें से 3 को बाहर निकाल लिया। और फिर ये जो 4 है इसको भी हमने तोड़ के लिख दिया 3 प्लस 1। फिर हमने 9q स्क्वायर 12q और इस 4 को जो हमने 3 प्लस 1 लिखा है तो ये 3 भी ले लिया 9q स्क्वायर और 12q के साथ में, और फिर कॉमन निकाल लिया 3 को बाहर। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3 कॉमन निकाल लिया, 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब यहाँ पर भी आपको पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है, 3 इंटू समथिंग प्लस 1, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं यहाँ पर 3 इंटू समथिंग प्लस 1। और यही तो हमें बोला गया था। तो हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम 3m के फॉर्म में दिखा सकते हैं और 3m प्लस 1 के फॉर्म में दिखा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। यानी हमें यहाँ दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है, यानी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम x मान लेते हैं तो x का क्यूब जो है इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9m के फॉर्म में, 9m प्लस 1 के फॉर्म में और 9m प्लस 8 के फॉर्म में। हमने सबसे पहले क्या किया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब है x क्यूब, इसको हम दिखा सकते हैं 9m के फॉर्म में। ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है, तो हमने लिख दिया x क्यूब इज इक्वल टू 9m। फिर दूसरी कंडीशन की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को यानी x क्यूब को आप दिखा सकते हो 9m प्लस 1 के फॉर्म में। या फिर तीसरी कंडीशन, आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को यानी x क्यूब को आप दिखा सकते हो 9m प्लस 8 के फॉर्म में। ये क्वेश्चन में बोला गया हमसे। तो हमने अज्यूम किया कि पॉजिटिव इंटीजर है x और उसकी इक्वेशन है 3q प्लस r। ठीक है, x इज इक्वल टू 3q प्लस r, क्योंकि क्यूब बोला है ना हमसे, तो हमने x इक्वल टू 3q प्लस r ये जनरल इक्वेशन बना दी। अब यहाँ पर r की जो वैल्यू है ये कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर r की वैल्यू b से 1 कम तक जाएगी, b यानी 3 से 1 कम तक। तो r की जो वैल्यू है ये क्या क्या हो सकती है, ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। फिर इसके बाद हमने सबसे पहले r की वैल्यू 0 रखी, तो हमारी जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, 3x इक्वल टू 3q। फिर हमने दोनों तरफ क्यूब किया जैसा क्वेश्चन में बोला है, तो क्यूब कर दिया, x क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। फिर ये जो 27q क्यूब है इसको मैंने तोड़ के लिख दिया 9 इंटू 3q क्यूब, है ना। अब आप पैटर्न देखो, ये जो 3q क्यूब है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ m1 से। तो अब आपको पैटर्न जो दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा x क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू समथिंग, है ना। और यही तो क्वेश्चन में हमसे बोला था कि दिखाओ कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को आप लिख सकते हो 9 इंटू समथिंग के फॉर्म में। तो ये हमने दिखा दिया, प्रूफ कर दिया पहली चीज़। अब इसके बाद जो दूसरा है, यहाँ हमने इक्वेशन में रखा r की वैल्यू 1, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। दोनों तरफ क्यूब किया हमने, x क्यूब इज इक्वल टू, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस बी के क्यूब का, तभी तो आप कर पाओगे। तो a प्लस बी का क्यूब जो होता है ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। तो ये होता है a प्लस बी का क्यूब। तो इसको यूज़ करके, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 3q प्लस 1 है इसको क्यूब करके खोल दिया। तो हमारे पास इक्वेशन आई x क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। अब यहाँ पर फिर हमने क्या किया, 9 को कॉमन लिया, 27q क्यूब 27q स्क्वायर और 9q में से 9 को कॉमन ले लिया बाहर हमने। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 9 को बाहर लिया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये ब्रैकेट के अंदर बचा और प्लस 1। फिर हमें यहाँ पर फिर से एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं इसको अगर मैं m2 से रिप्लेस कर दूँ तो पैटर्न क्या देखने को मिलेगा, मुझे पैटर्न देखने को मिल रहा है x क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू समथिंग प्लस 1। यही तो प्रूफ करना था हमें कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9 इंटू समथिंग प्लस 1 के फॉर्म में। तो यहाँ हमने प्रूफ कर दिया। अब थर्ड केस हमने क्या किया, r की जो वैल्यू है ये हमने 2 रखी, 2 रखने से क्या हुआ, फिर से क्यूब किया दोनों तरफ। तो x क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54q क्यूब प्लस 36। फिर से हमने क्या किया, 9 को कॉमन बाहर निकाला, 9 को कॉमन बाहर निकाला तो हमारे पास बचा x क्यूब इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब फिर से ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं सारी की सारी, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ m3 से। तो फिर से आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि x क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू समथिंग प्लस 8। यही तो क्वेश्चन में प्रूफ करना था
कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9 इंटू समथिंग प्लस 8, तो वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो हमने तीनों जो कंडीशन दी थी वो प्रूव कर दी कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को 9m के फॉर्म में दिखा सकते हैं, 9m+1 के फॉर्म में दिखा सकते हैं और 9m+8 के फॉर्म में दिखा सकते हैं। सो यहाँ हमने क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर दिया। सो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी होती है। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कीप प्रैक्टिसिंग। गॉड ब्लेस।